सर को सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त त्रिपाठी सर के मार्गदर्शन में कई छात्रों ने एमफिल एवं पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। कई शोध छात्र अभी शोधरत हैं। हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे प्रतिभावान और बहु पुरस्कृत विद्वान आज हमें वक्ता के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ सर को निमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आए और आज का विषय ध्वनि का उच्चारण शास्त्र पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी सर। थैंक यू, धन्यवाद। यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर गुजरात यूनिवर्सिटी के निदेशक जोशी साहब और कोऑर्डिनेटर हमारे दोनों मित्र अंग्रेजी के निमावत साहब और हिंदी के डॉक्टर राजेंद्र परमार और संचालिका भानु बहन बसावा और प्रतिभागी मित्रों। राजेंद्र भाई और भानु बहन वैसे ही स्नेह करते हैं जैसे इनके विभाग में और जो बड़े लोग थे स्नेह करते रहे। रंजना जी, उसके पहले भोला भाई पटेल, रघुवीर भाई और निशा रामपाल। मैंने देखा कि वही संस्कार इन दोनों में भी आए हैं और कभी अगर कुछ एकेडमिक जरूरत होती है, राय लेनी होती है तो हमेशा पूछते रहते हैं। और मुझे इन सब का जो सौम्य व्यवहार है वो बहुत अच्छा लगता है। और शायद इसका कारण ये है कि भानु बहन ने कहा भी कि मैं भी सरल हूं और सरल लोग मुझे पसंद आते हैं। तो राजेंद्र भाई का कहना था कि सर लैंग्वेजेज पे है और ध्वनि के उच्चारण शास्त्र पे आप बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हिंदी का अध्यापक हूं और हिंदी ही पढ़ने पढ़ाने से मेरा विशेष ताल्लुक है। ये बात अलग है कि संस्कृत के बारे में भी मुझे जानकारी है, गुजराती की जानकारी है, अंग्रेजी की भी थोड़ी बहुत जानकारी है और जो हमारी बोलियां हैं, अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, इन सब की भी जानकारी है। लेकिन जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि उसी के उच्चारण शास्त्र पे आपसे बात करूं। तो पहली जो सामान्य बात इस बारे में मुझे कहनी है कि वो कोई भी भाषा हो, माने जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं, वह हो चाहे गुजराती हो, चाहे संस्कृत हो और चाहे अंग्रेजी हो, किसी भी भाषा का जो ध्वनि का उच्चारण शास्त्र है वो पहले नहीं तैयार होता। बोलने वाले जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उनके मद्देनजर, उनको ध्यान में रख करके ही किसी भी भाषा के ध्वनि का उच्चारण शास्त्र तैयार होता है। तो हिंदी का जो उच्चारण शास्त्र है वह मानक हिंदी को बोलने वाले लोगों की ध्वनियों के अनुरूप ही निर्मित है। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि उच्चारण शास्त्र की जरूरत नहीं होती। जिनकी अपनी मातृभाषा खड़ी बोली हिंदी है उनको भले न जरूरत हो, लेकिन हम जैसे लोग जो हिंदी की विविध बोलियों के क्षेत्र से आकर के खड़ी बोली में अध्ययन किया और उसी के अध्यापक बने, उनके लिए ध्वनि के उच्चारण शास्त्र की जरूरत इसलिए है कि जितनी हिंदी की बोलियां हैं उनमें सबका उच्चारण यानी स्वर और व्यंजन एक जैसे नहीं, एक समान नहीं है। जैसे मैं अवधी क्षेत्र का हूँ, मेरी मातृभाषा अवधी है। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं एमए कर रहा था तो हमारे हेड प्रोफेसर जगदीश गुप्त थे, जो कि हिंदी के नामी कवि भी थे और बहुत अच्छा स्वभाव था उनका। तो एक दो बार उन्होंने कहा दयाशंकर तुम्हारा उच्चारण बहुत अशुद्ध है। और तब मैं एमए कर रहा था, ऐसा भी नहीं कि वो 12वीं और बीए का स्टूडेंट था, एमए कर रहा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा उच्चारण बहुत अशुद्ध है और अवधि का बहुत असर है। तो मैं हंसा और मैंने कहा सर असल में मेरी मातृभाषा अवधी ही है
और कोई बताने वाला नहीं मिला कि खड़ी बोली और अवधि के उच्चारण में क्या भेद है। तो जैसे उन्होंने समझाया मुझे मुझे अभी भी याद है। तो एक तो ये है कि कोई अध्यापक ऐसा हो जो इसको ठीक करे, और या फिर कोई लैंग्वेज लैब ऐसा हो जिसमें कि ध्वनि उच्चारण की मशीन हो और सही सही उसका उच्चारण करना सिखाए। दो ही रास्ते हैं। तो जगदीश कुमार ने कहा कि तुम श नहीं बोलते, स बोलते हो। तो हम कहा सर अवधि में तो श है ही नहीं है, अवधि के उच्चारण में स ही है, तो इसलिए जब अनकॉन्शियस में होता हूं तो स बोलता हूं। तो कहा नहीं, अब जो है शरीफा वाला जो श है उसको श बोला करो, षटकोण वाले को श बोला करो, और सीटी वाला जो स है उसे स कहा करो, सरवता वाला जो स है स कहा करो। इसी तरह से उन्होंने कहा तुम्हें क्ष का उच्चारण ठीक से करना नहीं आता, च के बाद जो छ है वैसा तुम बोलते हो। तो उन्होंने उच्चारण करना मुझे सिखाया, जैसे अक्षय, अक्षय नहीं हम पहले अक्षय बोलते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं, अक्षय बोलना चाहिए, कक्षा नहीं कक्षा। तो मैं ये कह रहा हूं कि खास तौर से जो हिंदी की अन्य बोलियां हैं, जो भोजपुरी के लोग हैं, ब्रजभाषा के लोग हैं, अवधी के लोग हैं, या पहाड़ी के लोग हैं, उनके लिए ध्वनि शास्त्र की जरूरत है। अब यह ध्वनि शास्त्र का काम चाहे मशीन के जरिए हो या व्यक्ति के जरिए, किसी जानकार अध्यापक के जरिए हो। तीसरी चीज उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके लिए, इनके लिए ध्वनि शास्त्र की ज्यादा जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं जितने भी हिंदी तरभाषी हैं, हिंदी तरभाषी गुजराती के हों या मराठी के हों या कन्नड़ के हों, मलयालम के हों, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, पंजाबी, इन सब के जो लोग हैं, इनके लिए ध्वनि शास्त्र की ज्यादा जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं जिस गुजरात में रहता हूं, उस गुजरात का विद्यार्थी अगर हिंदी से एमए कर रहा है तो उसके ध्वनियों में कुछ न कुछ गुजराती का असर रह जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक सामान्यतः गुजराती हमारा स्टूडेंट विद्यार्थी हिंदी का मतलब नहीं बोलता, वो मतलब बोलता है। कारण एक ट वर्ग का प्रभुत्व है गुजराती ध्वनियों में, तो वह मतलब ही कहता है। वह इसी तरह से समझ कहने की जगह पर समझ कहता है। इसी तरह से पढ़ाई की जगह पे वह पढ़ाई बोलता है। तो अगर पढ़ाई को पढ़ाई उच्चारण करवाना है तो उसके लिए ध्वनि शास्त्र की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से उदाहरण के लिए कि अभी मुझे याद आ रहा है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी में जो हमारी त, थ, द, ध और न ध्वनियां हैं, न तो है, लेकिन त, थ, द, ध और ण, ये जो हमारी 5 ध्वनियां हैं अंग्रेजी में नहीं है। मेरा एक मित्र था जो अमेरिका का था, जिसका नाम कार्नेलियस था, तो वह मुझे दयाशंकर नहीं बोल पाता था, क्योंकि द तो उच्चारण अंग्रेजी में है ही नहीं है। वह मुझे सामान्यतः डाया शंकर ही बोलता था, डाया शंकर। अब किसी अंग्रेजी बोलने वाले को देखिए तो उसका जो उच्चारण है वो अंग्रेजी ध्वनि के अनुरूप होता है, क्योंकि उसके स्वरयंत्र ऐसे होते हैं। हिंदी ध्वनि के अनुरूप होता नहीं, तो उसके लिए भी जरूरी है। अभी बड़ा रोचक एक संदर्भ आपको मैं बताना चाहूंगा। अभी एक सेमिनार था, और ये सेमिनार दिल्ली में था, इंटरनेशनल सेमिनार था। और उसमें इंटरनेशनल सेमिनार होने के नाते एक हंगारिया की महिला थी, हंगरी की, और दूसरी जो थे वो जापानी के व्यक्ति थे, जिनका नाम था हिदे आकी इसिदा, हिदे आकी इसिदा। और उन्होंने यहाँ पढ़ाई की थी हमारे इंडिया में, भारत में, और बनारस में खास तौर से। तो बता रहे थे कि जापानी अगर व्यक्ति उच्चारण करना चाहे तो र और ल के बीच भेद करना उसके लिए मुश्किल है। वैसे हमारे यहाँ भी संस्कृत में सूत्र है रलयो भेदः नास्ति, र की जगह पे ल हो जाना, ल की जगह पे र हो जाना, ये बहुत सामान्य सी बात है। और ये क्या कहते हैं, इनका अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं उनका तो सूत्र ही है रलयो भेदः नास्ति, पाणिनि का ये सूत्र है। और इसी तरह से वो कहते हैं न बोलना नहीं आता। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो
हिंदीतर भाषी लोग हैं भारत के, और जो भारतीयतर भाषी हैं भारत के, माने भारत के बाहर के लोग हैं अन्य भाषाओं को, उनके लिए ध्वनि शास्त्र की जरूरत है। सवाल ये है कि हिंदी का ध्वनि शास्त्र क्या है। प्रश्न ये है, तो हम सभी जानते हैं कि ध्वनियां दो ही तरह की हैं। ठीक है, दूसरी भाषाओं में हो सकता है स्वर ध्वनि न हो, और जैसे जापानी में स्वर ध्वनि नहीं है, अंग्रेजी में है लेकिन बहुत कम स्वर है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये दोनों ध्वनियां बड़ी ताकतवर हैं। दो तरह की हिंदी की ध्वनियां हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो स्वर के जो स्वर का जो हम लोगों ने उच्चारण शास्त्र तैयार किया है, भाषा वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत के सारे स्वर हिंदी में नहीं है। कुल मिला के हिंदी के अपने स्वर 10 ही हैं। एक अ है, दूसरा आ है, तीसरा ई है, चौथा ई है, पांचवा ऊ है, छठा ऊ है, सातवां ए है, आठवां ऐ है, नौवां ऊ है, और 10वां औ है। ये हमारे 10 स्वर हैं हिंदी के। और एक अंग्रेजी का स्वर आ गया है जिसको हम अ बोलते हैं। आ और ओ के बीच की ध्वनि है, न आ कहते हैं न ओ कहते हैं। अ, ऑफिस, डॉक्टर, इस तरह से हम बोलते हैं। और जो ध्वनियां हैं वो संस्कृत में जो थी, जैसे री थी, तो री ध्वनि उस रूप में नहीं है, बल्कि र में हम ई लगाते हैं, माने व्यंजन में ई लगाते हैं। तो ये नहीं। इसी तरह से अंग है, तो अंग अ है और अनुस्वार है, अनुस्वार तो व्यंजन है। इसी तरह से अह है, तो अ है और ह जो है वो ह का चिन्ह है। तो इस तरह से ये स्वर नहीं है, स्वर हमारे 10 ही हैं। और इन स्वरों का जो विभाजन है, इनका जो वो है, तो सभी वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, सबके लिए ध्यान में रखिएगा कि सबका विभाजन मुखांग पर निर्भर है। ऐसा मत सोचिए कि क्या कहते हैं शरीर के ही अंग हैं। यहाँ तक कि हमारा जो हाथ है ना, इसके भी पार्ट हैं। ये जो पोर्शन है ये बाह कही जाती है, यह जो पोर्शन है यह किहुनी कही जाती है, यह जो पोर्शन है वो नल्ला है, यह जो पोर्शन है हथेली है, यह जो पोर्शन है अंगुलियां हैं। और इन पांचों अंगुलियों के नाम भी अलग अलग हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान में रखें कि जैसे हाथ के अंग हैं, पैर के जैसे अंग हैं, ये जो हमारा चेहरा है इसके भी अंग हैं। किसी में मस्तक है, इसमें भौं है, किसी में आंखें हैं, नाक है, और इसी का पार्ट मुंह है, मूंछ है, दाढ़ी है, ये सब अंग है। इसी तरह से मुंह के भी अंग हैं। मुंह के अंग, और अगर इसको आप ठीक से समझते हैं तो हिंदी का जो ध्वनि का उच्चारण शास्त्र है उसे समझने में बड़ी आसानी होगी। हम सभी जानते हैं कि मुंह का सबसे पहले जो अंग दिखाई पड़ता है वो हमारे दोनों ओठ हैं। ये ओठ हैं दोनों। ओठ के बाद आप सभी जानते हैं कि दांत हैं। दांत के बाद क्या है? मसूड़े हमारे हैं। मसूड़े के बाद क्या है? हमारा क्या कहते हैं, मुर्धा है। शाबाश। मुर्धा के बाद क्या है? तालू है। और तालू के बाद क्या है? एमओएचडी जिह्वा, जहां से निकलती है जिह्वा मूल है। और फिर एबीबीएस। क्या है? कंठ का आरंभ है। तो ये मुंह के बस अंग बस हैं। बस मजार में लगे। इन्हीं आधारों पर किसी लेफ्ट की आवाज आ रही, एलएबी किसी का एलएबी लेफ्ट। माइक जो है म्यूट कराइए भानुबेन। किसी की आवाज समझ आ रही है। भैया। दार सर हेलो, आपका हाँ, माइक बंद कीजिए सर। किसी की मिस्टर। आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। जावेद दार सर का माइक चालू है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। जी सर। हाँ, इसलिए हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि मुंह के जो हमारे अंग हैं, ओठ से लेकर के गले तक, ये सब मुंह के अंग हैं। और इन्हीं के आधारों पर हमारी जो हिंदी की ध्वनियां हैं उनका उच्चारण शास्त्र तैयार किया गया है। तो पहले लेते हैं, जैसे स्वर है, तो स्वर में जो पहला आधार है वो है ओठों की स्थिति के आधार।
अब ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर की बात कर रहे हैं, तो ओठों की स्थिति के आधार पे हम ध्वनियों का उच्चारण शास्त्र निर्मित करते हैं। और उच्चारण करते समय हमारे की जो ओठों की स्थिति है वो दो तरह से बनती है। एक तो उच्चारण में ओठ हमारे वृत्ताकार हो जाते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में ओठ का स्वरूप, ओठ का आकार गोला बन जाए, वृत्ताकार बन जाए, तो ऐसे जो स्वर हैं वो ध्यान में रखिए, वो वृत्त मुखी कहे जाते हैं। और हम सभी जानते हैं जब ऊ बोलते हैं, आप देखें हमारा ओठ दिख भी रहा होगा, जब हम ऊ बोलते हैं और ऊ, ओ, औ, ये जो चार स्वर ध्वनियां हैं, इसमें ओठों का जो आकार है वो गोला सा बन जाता है, इसलिए वृत्त मुखी स्वर है ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से। इसके अलावा जितने स्वर हैं वो जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वह वृत्त मुखी नहीं होते, उसमें ओठ हिलते तो हैं लेकिन उनका जो आकार है वो वृत्ताकार नहीं होता, ज्यों का त्यों ही होता। जिससे उदाहरण देखें, मैं बोल रहा हूं, मेरा ओठ देखिएगा, अ, आ, ए, ऐ, क्या कहते हैं, ई। तो मैं ये कर रहा हूं कि आप ये जो छह ध्वनियां हैं, आप ये देखेंगे कि इनके उसमें ओठों का जो आकार है वो ओठ हिलते हैं लेकिन आकार में और कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे हम ऊ कहते हैं, जैसे हम ऊ कहते हैं, जैसे हम ओ कहते हैं, जैसे हम औ कहते हैं, उस समय ओठों का आकार क्या हो जाता है, अ कहने पर बीच की स्थिति होती है। मतलब अंग्रेजी का जो अ है उसमें भी थोड़ा सा नीचे वाले ओठों का आकार गोला होता है, अन्यथा होता नहीं है। और दूसरा हिस्सा क्या है, चलिए इसके बाद ओठों के अंदर क्या है। हम सभी जानते हैं कि ओठों के अंदर जीभ है, ये तो आपको पता है। तो जीभ के भी तीन हिस्से हैं। जीभ का जो पोर्शन दांत की तरफ है वह उसका अग्रभाग है। जीभ का जो हिस्सा दांत की तरफ, आगे वाले दांत की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, ओठ की तरफ है, वह अग्र भाग है। और जो हिस्सा बीच में है वो मध्य भाग है। और जहां से जीभ निकलती है, जहां जीभ की जड़ है, गले से निकलती है, आप सभी जानते हैं, वह जीभ का सबसे पिछला हिस्सा है। तो ध्यान दें कि जीभ का जो अगला हिस्सा है, जीभ का जो सबसे अगला हिस्सा है, उस दृश्य से भी स्वर का ध्वनि शास्त्र तैयार किया गया है। तो सवाल यह है कि जीभ के अगले हिस्से से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती है। तो आप ध्यान दें, आप बोल के देखिएगा, ई, आपको जीभ का अगला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इससे आप बोलते हैं ई, ए, ऐ। ये चार जो स्वर ध्वनियां हैं, इसमें आप जीभ के अगले हिस्से की मदद लेते हैं, इसलिए ये जीभ के अग्रभाग से बोली जाती है। और जो अ है, आप ध्यान दें, जो अ है आपको लगेगा जीभ का बीच वाला हिस्सा उठा है। अ बोलते समय जीभ का बीच वाला हिस्सा ज्यादा उठता है, इसलिए वो मध्य भाग से बोली जाती है। और जो पश्च भाग है, पश्च भाग से आप ध्यान दें, ऊ बोलते समय भले ओठ गोला होता हो लेकिन वह ध्वनि निकलती है, कहां से निकलती है, जहां से जीभ शुरू होती है वहां से। आप बोल के देखिए, ऊ, ऐसा लगेगा कि आवाज जहां गला हमारा शुरू होता है, जीभ जहां से शुरू होती है वहां से निकल रहा है। तो ऊ, ऊ, ओ, औ, वो चारों ध्वनियां जो है जीभ की दृष्टि से आप ध्यान में रखें, जीभ के पिछले हिस्से से। और अ जो है वह खास तौर से इस वाले हिस्से से। और आ भी ध्यान रखिए, पीछे पिछले वाले हिस्से से निकलता है। और अ जो है मध्य भाग से। और ई, ए, ऐ, ये जीभ के अग्रभाग से होती है। ये मुंह का दूसरा अंग है। मुंह का तीसरा अंग जीभ ही है, ध्यान दें। ये जीभ, आप ध्यान रखें, ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के ये तो भाग जो थे उसके आधार पर विभाजन है, एक तीसरा विभाजन है।
कि किन स्वरों के उच्चारण में जीभ उठती है और किन स्वरों के उच्चारण में जीभ गिरती है। तो जिन मतलब ऐसा है कि इस तरह से ये जो जीभ के उठने और गिरने के आधार पे विभाजन है, ध्वनि शास्त्र का निर्माण है, उच्चारण शास्त्र का निर्माण है, वो 4 तरह का है। एक तो है संवृत्त। संवृत्त का मतलब होता है घेरना। क्या होता है? संवृत्त का मतलब होता है सकरा कर देना। तो आप ध्यान में रखें, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ उठती है और हमारा भीतर का जो गला है उसको ढक लेती है, उसको सकरा कर देती है, तो ऐसे स्वर जो है वो संवृत्त स्वर कहे जाते हैं। कौन से स्वर कहे जाते हैं? संवृत्त स्वर कहे जाते हैं। और इसमें जो है क्या होता है, जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो ई में आगे के जीभ से करते तो हैं, लेकिन जहां जीभ का आरंभ वाला हिस्सा है वो थोड़ा उठता है और गले में जो हमारी पूरी जगह है उसको थोड़ा ढक लेता है, घेर लेता है। तो इसी तरह से ऐ जो जीभ के अग्र भाग से बोले जाते हैं दूसरे में, वही जो है उसमें जीभ हिलने के दौरान जीभ का सबसे अधिक कौन सा हिस्सा हिलता है? पीछे वाला हिस्सा हिलता है। और इसलिए वहां जो है जीभ जो है हमारे गले में जो छेद है, अंदर जो छेद है उसे वो कुछ ढक लेती है, समृद्ध कर लेती है, घेर लेती है। इसलिए वो जो है समृद्ध क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर है। अर्ध समृद्ध स्वर में जीभ जो है उठेगी, लेकिन उतना नहीं उठेगी जितना कि ई उ में उठती है। इसमें कम उठती है। और ए और औ ऐसे हैं जो अर्ध समृद्ध हैं। एक ऐसा स्वर है जिसमें जीभ पूरी तरह से खुल जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से खुल जाएगी और आपको लगेगा कि जीभ अपनी जगह पे ही रह के हिल रही है, उठ नहीं रही है। ऐसे स्वर को जो हमारे गले के भीतर जो छेद है उसे बिल्कुल न ढके, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब न करे, विवृत्त कहते हैं। विवृत्त कहते हैं। विवृत्त का मतलब खुला हुआ, गले को पूरा खुला रखती है। और वह स्वर है आ। आप बोल के देखिए, वो स्वर क्या है? आ। जैसे आप बोलेंगे तो लगेगा कि जीभ अपनी जगह ही जो मूवमेंट कर रही है और गले के छेद को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही है। जब अ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आ के बराबर इसमें गला नहीं खुलता, थोड़ा सा कम इसमें खुलता है, इसलिए इसे अर्ध विवृत्त कहते हैं। तो जीभ के 2 स्थितियों के आधार पे स्वर का ध्वनि शास्त्र निर्मित है, ध्यान दें आप। और क्या कहते हैं, चौथा जो विभाजन है ये बड़ा सरल है। ये समय की मात्रा के आधार पे है। चौथा जो विभाजन है कि जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे वह ह्रस्व स्वर है, या ये कहिए कि जिस स्वर को बोलने में हवा की मात्रा 1 लगे वह ह्रस्व है। जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, इनमें जो हवा है 1 मात्रा लगती है। लेकिन और स्वर जितने हैं, इसके अलावा जितने स्वर हैं उनमें हवा की मात्रा 2 लगती है, माने 1 से ज्यादा लगती है। और इसका साइंटिफिक वो है, इसीलिए आप जानते हैं अ को हम केवल अ ही लिखते हैं, लेकिन जब आ लिखते हैं तो आ लिखने का मतलब है अ प्लस अ माने आ। तो जब हम आ बोलते हैं तो ज्यादा इसमें हवा की मात्रा लगती है। जब हम ई बोलते हैं तो आपको साफ लगेगा कि हवा की मात्रा ज्यादा लगती है। जब ऊ की जगह पे हम बड़ा ऊ माने ऊ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हवा ज्यादा बल लगाया जा रहा है, ज्यादा मात्रा लग रही है। इसीलिए जो ह्रस्व हैं उनमें 1 ही मात्रा लगती है। और जो दीर्घ हैं, जो जिनमें 2 मात्राएं हैं, जैसे आ में 2 मात्रा है अ प्लस आ, ई में 2 मात्राएं हैं ई प्लस ई, और ऊ में 2 मात्राएं हैं ऊ प्लस ओ, तो ये दीर्घ कहे जाते हैं। और जिनमें केवल 1 ही मात्रा है, जैसे अ है तो ह्रस्व कहा जाता है, जैसे ऊ है वह भी ह्रस्व है और ई है वह भी ह्रस्व है।
ध्वनि के उच्चारण शास्त्र की दृष्टि से। इसके अलावा एक विभाजन और भी है कि हम सभी जानते हैं कि उच्चारण के समय कुछ जो ध्वनियां हैं वो मुंह से निकलती हैं। तो जितने स्वर मुंह से केवल निकलते हैं वो मौखिक है। उन्हें क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं, माने उसमें नाक की मदद नहीं ली जाती। इसे बोल दी, जितने स्वर हमारे हैं आ ई उ ए ओ औ, ये जितने हैं हमारे स्वर, ये सब मौखिक हैं और इनमें इन सभी स्वरों का उच्चारण मुख से होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि व्यंजनों में अनुस्वार है। व्यंजनों में 5 अनुस्वार हैं। अंग है, य है और ण है, न है, म, ये 5 अनुस्वार। तो जब ये स्वर में जुड़ते हैं तो स्वर जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, अनुनासिक हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो अंग है वो अनुनासिक है। जैसे अंगूर, अब अ में न लगा हुआ, अंगा लगा हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस रूप में अगर स्व आता है अंगूर का, जैसे है, जैसे ओंकार का ऊ है, जैसे क्या कहते हैं ऊंट का ऊ है, तो ये सारे के सारे इसमें जो स्वर हो गए वो सब क्या कहे जाएंगे? व्यंजन के साथ मिलकर के अनुनासिक बन जाते हैं। और अंतिम इसका भेद मित्रों, मैंने अब तक 5 चीजें बताई हैं। एक तो मैंने कहा कि ओठों की स्थिति के आधार पे पहला भेद बताया था। ये बताया था कि कुछ स्वरों के उच्चारण में ओठ गोले बन जाते हैं, वृत्ताकार बन जाते हैं, और कुछ स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार नहीं बनते। दूसरा जो मैंने बताया था, दूसरा और तीसरा जीभ के आधार पे है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीभ मुंह में है, तो जीभ के जो 2-3 भाग हैं, अगला वाला जो भाग है ई और ए है, और बीच वाला जो भाग है है, और पीछे वाला जो भाग है उ औ है। और मैंने कहा कि फिर तीसरा जो भेद था वह भी जीभ की स्थिति पर ही था, लेकिन जीभ के उठने और गिरने के आधार पर। तो जब जीभ उठ करके हमारे गले के छेद को एकदम ढक ले तो वो समृद्ध स्वर होते हैं। और आपको मैंने बताया भी था कि उसमें समृद्ध स्वरों में ई उ है, और जब कम ढके तो वो अर्ध समृद्ध है, ए और औ है। और जिसमें पूरा जीभ बिल्कुल पड़ी रहे और गले के छेद को, हमारे भीतरी छेद को ढके नहीं, तो वह विवृत स्वर है, आ है। और जिसमें थोड़ी सी जीभ उठे और ढके तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हिले, वो हमारा अ है। ये तीसरा में। और चौथा मैंने कहा था कि उच्चारण करते समय जो समय टाइम की जो मात्रा लगती है उस आधार पर भेद ह्रस्व और दीर्घ है। जब कम मात्रा लगती है तो वो सब ह्रस्व हैं, उ ई। और जब उच्चारण में 2 मात्रा लगे समय की तो वो सब दीर्घ हैं, जिसमें कि आ है, जिसमें कि ई है, जिसमें कि ऊ है। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी सर, हाँ सर, आ आ रही है। और समझ में आ रहा है? हाँ बहुत सर, अच्छे से एकदम सर। बढ़िया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो असल में एक फोन आया तो मैंने उसको कट किया, तो इसीलिए कट किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी कनेक्शन कट गया। तो मैंने ये कहा था कि ये चौथा था, और पांचवा मैंने कहा कि नाक और मुंह के आधार पे जो स्वर मुंह से केवल निकलते हैं वो मौखिक हैं, और जो स्वर मुख और नाक की मदद से काम करते हैं, जितने अनुस्वार वाले स्वर हैं वो इसी तरह से निकलते हैं, तो उनको अनुनासिक कहते हैं। और अंतिम अंतिम इसमें ये है, ध्यान दें आप, ये कि जो स्वर की प्रकृति है उसमें कुछ मूल स्वर हैं।
माने जिनके बगैर कोई स्वर बन नहीं सकता, जिनके बगैर। तो मूल स्वर कौन कौन है? वो अ है और आ है, ई है और ई है, ऊ है और ऊ है, ये हमारे मूल स्वर है। और ओ है और औ। तो ध्यान रखिए मूल स्वर है, लेकिन दो स्वर ऐसे हैं जो संयुक्त है। और हम जो अवधि वाले हैं और जो ब्रज वाले हैं, खास तौर से अवधि वाले, भोजपुरी वाले, उनके लिए ये जो है ये और औ जो है ये हम लोग औरत नहीं बोलते, औरत बोलते हैं। मतलब संयुक्त स्वर उसे कहते हैं जब आप उच्चारण करें तो आपकी जीभ एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाए। जब हम औरत कहते हैं तो ऐसा लगता है कि अ के बाद उ स्वर पर गई है जीभ। ये अवधि वाले जो हैं, भोजपुरी वाले जो हैं, वो बोलेंगे तो वो साफ औरत ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन खड़ी बोली हम औरत कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदी में दो ही स्वर ऐसे हैं जो संयुक्त है, और जो मैं समझा रहा हूं आपको वह है अय और औ। इसके अलावा जितने हैं वो सब मूल स्वर हैं, अ आ ई और उ और ए और ओ, ये सब जो है मूल स्वर। तो स्वरों का यही उच्चारण शास्त्र है हमारे यहाँ। जहां तक व्यंजन, हम सभी जानते हैं कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ व्यंजन तो निकल गए हैं संस्कृत के, पाली के, प्राकृत के, और कुछ व्यंजन नए भी जुड़े। जैसे पहले ये दिमाग में साफ हो जानी चाहिए कि हमारे जो व्यंजन हिंदी के हैं वो तो है ही, लेकिन हमने कुछ व्यंजन अभ्रंश लिए हैं। जैसे एक हमने जो ड लिया है, ड के बाद जो ड आता है, और जो ढ हमने लिया है, इसका इस्तेमाल हमने पढ़ा और पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, ये हमने अभ्रंश लिया। इसी तरह से जो फारसी का क है, जो कि यहाँ से बोला जाता है, गले के इस वाले अल्लाह हो अक, हमारा क यहाँ से बोला जाता है, ध्यान दें। और जो फारसी से आया है क, वो यहाँ से बोला जाता है अल्लाह हो अक, अक ब र। तो आप ध्यान दें, ये कि जो क है और ख है, ग है, ज है और प है, ये पांच फारसी से आए। तो दो अभ्रंश के और पांच जो है फारसी। और कुछ हिंदी के अपने महाप्राण ध्वनियां हिंदी ने विकसित की है, उसे बताना जरूरी है, जो कि संस्कृत में नहीं। वो है नह, माने न और ह। वह है लह, ल और ह। और वह है म, मुह, म और ह। जो तुम में होता है, तुम्हें में होता है, जो उन्हें में होता है, न और ह उन्हें में होता है। और इसी तरह से क्या कहते हैं, कहीं ऐसा भी आ सकता है जहां ल और ह। तो ये हिंदी के हैं, तो ये हमने सब वो किए, और शेष पुराने ही व्यंजन हैं। तो इन व्यंजनों को भी आप ध्यान में रखिए कि चार आधारों पर बांटा गया है। और वही पहला तो मुंह के स्थानों की दृष्टि से, पहला भेद मुंह के स्थानों की दृष्टि से। तो मुंह के जिन स्थानों से व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, तो उनके वर्गीकरण का, उच्चारण शास्त्र का जो आधार है वो यही है, उनका यही आधार है, ये ध्यान में आपको रखना। ठीक है। तो जैसा कि मैंने समझाया कि पहला जो है वो है ओठ, अभी समझा रहा था स्वर में। तो अगर उसी के नक्शे कदम पे आप चलें तो बड़ी आपको मदद मिल जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ स्वर ऐसे थे, और बहुत साइंटिफिक है। कम से कम हिंदी में स्वर और ध्वनि का जो उच्चारण शास्त्र है वो बहुत साइंटिफिक। वर्णमाला में हमें तो ये सिखाया जाता है अ आ ई, ध्यान रखिए, और फिर इसके बाद क ख ग घ क ख ग घ अंग च च ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ ध ध न, इस तरह सिखाया जाता है। लेकिन ध्वनि के उच्चारण शास्त्र में वर्णमाला तो ऐसी है, लेकिन हमारा उच्चारण शास्त्र सुविधा के लिए आप ध्यान में रखिए, ऐसे नहीं है। हम जो है शुरू करेंगे, ध्यान में रखिए,
सवाल ये है कि ओठों से किन व्यंजनों का उच्चारण होता है। आप बोल के देखिए, मैं बोल रहा हूं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो ओठ से बोले जाते हैं। देखें आप, प दोनों ओठों की मदद से, जब आप प बोलेंगे तो दोनों ओठ जुड़ जाएंगे, प दोनों ओठ जुड़ जाएंगे, जुड़ के खुल जाएंगे। प, ब, भ, म, मह। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना हमारी बात, कि ये जो है, ये चूंकि दोनों ओठों की मदद से बोले जाते हैं, इसलिए इनका जो उच्चारण शास्त्र ये कहता है कि ये जो है ओठों से उच्चरित होने वाले व्यंजन है। तो इनका शास्त्र है। इसके बाद ओठ के बाद क्या है? ओठ के बाद है दांत है। ओठ के बाद क्या है? दांत है। तो सवाल ये है कि प के पहले कौन से वर्ण आते हैं? तो आपको पता ही है कि वो कौन से हैं। वो त है, पूरा साइंटिफिक वो है, त है। त को आपको लगेगा कि आपकी जीभ जो है ये नीचे वाले दांत से लग रही। त, थ, द, ध, ये सारे के सारे दंत क्या कहते हैं, दंत मूलक हैं, दंत मूलक व्यंजन। और फिर कुछ ऐसे व्यंजन हैं, अभी पहले ओठ के आधार पे कहा, फिर दांत के आधार पे, जो दांत और ओठ की मदद से बोले जाते हैं। ध्यान दें, कुछ तो केवल दोनों ओठ की मदद से बोले जाते हैं, वो जो है ओष्ठ हैं। और जो दांत की मदद से केवल बोले जाते हैं वो दंत हैं, जो मैंने आपको समझाया कि प, प, ब, भ, म, ये जो है ओष्ठ हैं। और त, थ, द, ध, ये जो है क्या है, ये दंत हैं। और कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो ओठ और दांत, नीचे के ओठ और क्या कहते हैं, ऊपर के दांत की मदद से बोले जाते हैं। और ये है फारसी के फ। देखिए मैं बोल रहा हूं, फारसी के फ और ब, ये नीचे का ओठ होता है, ऊपर का दांत होता है, इनकी मदद से बोले जाते हैं। फर्ज, ध्यान दें। तो इसी तरह से इसके ऊपर फिर क्या है, आप ध्यान दें, दांत के ऊपर क्या है, दांत के ऊपर मसूड़ा है। हमारा दांत किसमें होता है? मसूड़े में होता है, ये तो आपको पता है। और सबसे कड़ा जो पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? मसूड़े वाला होता है। और उसको जो है मसूड़ों के पास जो जगह है, ये ठीक दांत जहां खत्म होता है और मसूड़े हैं, उसको वर्ष्य बोलते हैं, वर्ष्य। तो उनसे जो वर्ण बोले जाते हैं वो न है। आप जीभ देखिए, तुरंत जाके ऐसा लगेगा कि ऊपर के दांत का अंदर का जो मसूड़ा है, न बोलते समय जीभ वहां लगती है। न, 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 र, ल। आप देखें, जीभ का अगला वाला हिस्सा, ऊपर का जो दांत है, अंदर का जो मसूड़ा है, उसमें जाके लगती थी। इनको वर्ष कहते हैं, वर्ष। तो न है, न है, र है, ल है, ल है, और स और ज बोलते समय भी जीभ जो है जा करके वहां लगती है। ये सब वर्ष है। उसके बाद कौन सा हिस्सा आता है? उसके बाद जो हिस्सा आता है वो है पूर्व तालव्य। कौन सा आता है? पूर्व तालव्य। ये पूर्व तालव्य क्या है? मसूड़ों के बाद वाला पोर्शन मूर्धा कहलाता है। यह पोर्शन जो है मूर्धा कहलाता है। और उसके बाद है तालु। तो कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो हमारे मूर्धा और तालु की मदद से बोले जाते हैं। इनको पूरे पूर्व तालव्य कहते हैं। संस्कृत में तो ये तालव्य ही थे, संस्कृत में ये विशुद्ध रूप से तालव्य थे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हिंदी में ये जो है, हमारा जो मूर्धा वाला पोर्शन है, मसूड़े के बाद जो पोर्शन शुरू होता है, और तालु का जो पोर्शन उससे मिलता है, वो सारे के सारे जो है तालव्य हैं। जैसे त बोल के आप देखिए, थ, द, ध, ये सारे के सारे जो है पूर्व तालव्य हैं, जो मूर्धा और तालु के मदद से बोले जाते हैं। इसके बाद क्या है? तालव्य है। तालव्य कौन सा है? तालव्य वे है जिसे हम
आप त के पहले कौन आता है? तो तालव्य वही है, च छ ज झ, ये तालव्य है। तो आप ये देखेंगे पूरा साइंटिफिक है, पहले ओठ, फिर जीभ, फिर ओठ और जीभ, फिर मसूड़ा, फिर क्या है, फिर जो है हमारा मूर्धा और तालु का पहले वाला हिस्सा, फिर तालु का बीच वाला हिस्सा, फिर तालु का पीछे वाला हिस्सा। तो ये जो है आप ध्यान में रखें कि ये जो तालव्य है वो जो है च छ ज झ हमारे तालव्य है, ये च छ ज झ हमारे तालव्य हैं। और जहां हमारा ये काकल्य दिखाई पड़ता है, आप देखें तालु में एक लटकता हुआ वो है जिसको काकल्य कहते हैं। इसके जहां से तालु शुरू होता है वहां से हमारा संस्कृत में कंठमूलीय थे, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में क्या थे? कंठमूलीय थे। और इसमें आकर के क्या कहते हैं, ये क्या हो गए हैं, ये तालु के आरंभ से बोले जाते हैं। इसलिए तालु का जहां आरंभ होता है वो हमारे मुंह का सबसे कोमल वाला हिस्सा है, इसलिए कोमल तालव्य कहते हैं। उधर से चलेंगे तो क्रम क्या होगा? उधर से चलेंगे तो क्रम यही होगा, कोमल तालव्य माने क वर्ग, फिर इसके बाद कवन तालव्य च वर्ग, फिर कवन क्या कहते हैं पूर्व तालव्य पश्च तालव्य, फिर क्या होगा पूर्व तालव्य माने जो मूर्धा और तालु के मदद से होते हैं माने ट वर्ग, फिर कवन है तालव्य यानी त वर्ग, फिर कवन है ओठ से बोले जाने वाले कवन प वर्ग, फिर दोनों की मदद से बोले जाने वाले तो कवन है वो जो है दंतोष्ठ है। पूरा एक साइंटिफिक हमारे यहाँ जो व्यंजन का विभाजन है वो एकदम साइंटिफिक है। और जो ह है यह ध्यान में रखिएगा, ह जो है हमारा जो स्वर यंत्र गले में होता है, आप बोल के देखिए ऐसा लगता है कि आवाज कहां से आ रही है, अंदर से आ रही है। तो वो हमारे स्वर यंत्र से बोला जाता है, इसलिए उसे स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। और क जो है आप ध्यान में रखिए, ये हमारा जिह्वा मूली, जहां से जीभ यहाँ से निकलती है, यहाँ से बोला जाता है। तो फारसी का जो क है अल्लाह अकबर, ये यहाँ से बोला जाता है, तो ये जो है जिह्वा। इस तरह से यह विभाजन बहुत ही साइंटिफिक विभाजन है, ये ध्यान में आपको रखना है। इतना साइंटिफिक विभाजन मेरी जानकारी में किसी भी भाषा के उच्चारण शास्त्र का नहीं है, जैसा कि हिंदी का है, जैसा कि मैंने आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखिए ऐसा है। ठीक है, आप चाहे इधर से चले गले की तरफ से चलिए तो साइंटिफिक है, और अगर आप ओठ की तरफ से अंदर की ओर जाते हैं तो भी साइंटिफिक है। ठीक है, दूसरा जो व्यंजन का उच्चारण शास्त्र है वो प्रयत्न के आधार पे निर्मित है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो जीव का, मैंने आपको बार बार समझाया है कि जो जीव है उसका बहुत बड़ा रोल। तो ऐसा है कि उच्चारण में अब मैंने कहा कि ये तो मुंह के अंग जो थे वो बता दिया मैंने, वहां इसके पहले जो बताया जीव कहीं आई नहीं थी। लेकिन अब जो विभाजन है ये वाला, वो जीव किस किस तरह से प्रयत्न करती है मुंह में बोलते समय जीव किस किस तरह से प्रयत्न करती है मुंह में, उस आधार पे विभाजन हमारे व्यंजन के उच्चारण शास्त्र का है। इसको कहते हैं प्रयत्न के आधार, प्रयत्न के आधार। और बहुत ही साइंटिफिक यह भी है, लेकिन उतना सरल नहीं है जितना कि आपने व्यंजन का पहला उच्चारण किया। यह थोड़ा सा कड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके सामने रह करके मैं बात करता और बोर्ड का इस्तेमाल करना होता, या फिर क्या कहते हैं ये होता जिसपे हम बाकायदा स्लाइड दिखा सकते, तो शायद और सरल हो जाता, बहुत आसान हो जाता। लेकिन चूंकि व्याख्यान ऑनलाइन दे रहा हूँ तो वो सुविधाएं उतनी नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात जो है आपसे मैं कहूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे व्यंजन हैं कि जिनमें हमारे मुंह के दो अंग माने हमारी जो जीभ है वो जो है मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे। तो मुंह के जिन दो भागों को या एक से अधिक भागों को जीभ स्पर्श करती है,
उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और आप ध्यान में रखें, च, छ, ज, झ को छोड़ करके जितने भी हमारे व्यंजन हैं म तक नहीं, क्या कहते हैं, भ तक, वो सब स्पर्शी हैं। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, च, च नहीं, ट, ठ, ड, ढ, थ, थ, द, ये जीव हमारी किसी न किसी मुंह के किसी न किसी हिस्से को छुएगी। ये सब स्पर्शी। तो सवाल ये है, च को मैंने छोड़ दिया, च, छ, ज, झ को, ये क्या है? ये स्पर्श संघर्षी। आप जितने सहजता से, जितने आसानी से क का उच्चारण करते हैं, उतने आसानी से आप जो है ध्यान दें कि च का उच्चारण नहीं करते। च में जीभ ऐसा लगता है कुछ रगड़ते हुए च का उच्चारण करते। च, श, आप बोल के देखिए, ज, झ, ऐसा लगता है कि जीभ कुछ रगड़ते हुए इनका उच्चारण कर रही है। स्पर्श तो करती है लेकिन रगड़ करते हुए, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी कहा गया है। ये ध्यान में आपको रखना है। तो क्या है, पहले तो स्पर्श व्यंजन, दूसरे कौन से हो गए? स्पर्श संघर्षी। अब तीसरे कौन है? तीसरे हैं, कौन से हैं? संघर्षी हैं। खास तौर से जिन व्यंजनों को हमने फारसी से लिया है, ख, ऐसा लगेगा कि जीभ जो है अंदर ही रगड़ रही है। ख, और क्या है? ये पूरे संघर्षी हैं। घ, गम, य, स, श और ह, ये व्यंजन जो है ये संघर्षी हैं। क्यों? ये स्पर्श संघर्ष। आपको ध्यान दें कि आप ख बोलते समय ऐसा नहीं लगेगा कि जीभ टकरा रही है, ऐसा लगेगा कि जीभ जो है अंदर ही संघर्ष, हवा संघर्ष कर रही है, गूंज रही है। ख बोलते हुए भी लगेगा हवा गूंज रही है। तो पहले स्पर्श, स्पर्शी व्यंजन, दूसरे फिर कौन? च, छ, ज, झ, स्पर्श संघर्षी। फिर जो फारसी से हमने लिए हैं उनमें से ख और ग और ज, और फिर इसके बाद हमारे तीन जो व्यंजन हैं, त, श और ह, ये जो है संघर्षी हैं। और फिर बहुत सरल है कि कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो हम नाक से बोलते हैं। ग, मुंह की भी मदद लेते हैं, नाक की भी। ये जो पांच व्यंजन, हर वर्ग के व्यंजन के जो पांचवें वर्ण है, वो सब जो है नासिक के हैं, नाक की मदद से बोले जाते हैं। ग, य, ण, अड़ और न, अण और न, ये पांचों जो है नाक और मुंह दोनों की मदद से बोले जाते हैं, इसलिए नासिक के कहलाते हैं। फिर कौन से हैं? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल। देखें, जीभ का एक पोर्शन ये है, ए, और दूसरा पोर्शन कौन सा है? ए है। हमारे बाएं तरफ जो है और जो दाहिने तरफ, ये हमारा पार्श्विक है। पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के अगल बगल से हवा निकलती है, वे व्यंजन जो है वो क्या कहलाते हैं? पार्श्विक कहलाते हैं। ऐसा लगेगा कि हवा जो है जीभ के अगल बगल से निकल रही है। जिसे बोलिए ल, लगेगा कि जीभ के अगल बगल से हवा निकल, लह, लगेगा कि जीभ के अगल बगल से हवा निकलती है। तो ये पार्श्विक है। पार्श्विक का मतलब होता है अगल बगल से, साइड से। ठीक है। और एक जो है वह है उच्छिप्त। उच्छिप्त का मतलब जानते हैं क्या होता है? संस्कृत शब्द है, हिंदी का होता तो ज्यादा अच्छा होता। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंकना। उच्छिप्त का मतलब ढेला आप क्या करते हैं? कंकड़ आप क्या करते हैं? फेंकते हैं। ठीक है। उच्छिप्त का मतलब है फेंकना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में ऐसा लगे कि जीभ का जो अगला हिस्सा है वह फेंक रहा है उन व्यंजनों को, तो वो उच्छिप्त व्यंजन है। और दो ही हैं, सिर्फ दो हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है अड़, ऐसा लगेगा कि जीभ का अगला वाला, ये जो वाला पोर्शन है, अड़ को फेंक रहा है। और ढ, और ऐसा लगेगा कि जीभ का जो अगला वाला पोर्शन है, ये जो है अढ़ को, पढ़ा है और क्या कहते हैं, कढ़ा को फेंक रहा है। तो ये उच्छिप्त है, क्योंकि जीभ जो है अढ़ को उठ करके ऐसा लगता है जैसे अढ़ को फेंक रही है।
और ढ को ऐसा लगता है क्या कर रही है, फेंक रही है। तो ये जो है उत्क्षिप्त है। और एक और है व्यंजन र, जो है र में सबसे ज्यादा जीभ कांपती है। मुकर्रर बोल के देखिए, क्या कहते हैं, मुहर्रम, कर्म, तो ऐसा लगेगा जीभ, क्रम, आप देखें थोड़ा ऐसा लगेगा कि जीभ जो है हल्की सी कांप रही है। तो इसीलिए इसका नाम जो है प्रकंपित है, प्रकंपित व्यंजन। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में र सीधे कहेंगे तब नहीं लगेगा, लेकिन जिसे कर्म का जब उच्चारण करेंगे, क्रम का जब उच्चारण करेंगे, प्रार्थना का जब उच्चारण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि र जो है वो क्या हो रहा है, उसमें जीभ थोड़ी कांप रही है, तो प्रकंपित है। और अंतिम अर्ध स्वर, अर्ध स्वर वे उच्चारण हैं कि जो कि गले से निकलते हैं और कहीं जीभ को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो है य और र, बोल के आप देख लीजिए, य और व, र नहीं, य और व, य और व ऐसे अर्ध स्वर हैं, ऐसे व्यंजन हैं जिनको अंतस्थ कहा जाता है। लगता है जैसे ह तो और नीचे से निकलता है, उसके ऊपर से य और व निकल रहा है। तो मित्रों, इसमें मुंह के जितने पोर्शन हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्वनि के उच्चारण में मुंह के जितने पोर्शन हैं, आप ध्यान देंगे, खास तौर से जीभ और नाक, और आप ध्यान देंगे कि और खास तौर से ये क्या कहते हैं, जीभ का जो रोल अलग अलग है कि किनके उच्चारण में जीभ स्पर्श करती है, तो मुंह के अंगों को तो स्पर्शी हो गए, और स्पर्श करती है लेकिन संघर्ष करती है तो स्पर्श संघर्षी हो गए। जैसा कि मैं आपको समझा रहा था, च च ज झ में, और एकदम संघर्ष करती है ग में, ज में, क्या कहते हैं, ख में, तो वो स्व में, और श में, फ में, तो वो संघर्षी हो गए। और क्या कहते हैं, जहाँ व्यंजन जब नाक से और मुंह से हवा निकालते हैं उच्चारण में, तो नासिक हैं, जिसमें कि अंग है, जिसमें य है, जिसमें कि अण है, जिसमें कि न है, जिसमें कि म है। और जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ के अगल बगल से हवा निकलती है वो लय और लह है, और जिसमें ऐसा लगता है कि जीभ का अगला हिस्सा व्यंजन को फेंक रहा है, जिन व्यंजनों को वो उत्क्षिप्त कहे जाते हैं, उसमें अढ़ है और ढ़ है। और जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ थोड़ा कांपती है वो प्रकंपित है, वो केवल र ही है। और दो व्यंजन ऐसे हैं जिसमें जीभ बिल्कुल कोई रोल नहीं होता, यह बोलिए और र बोलिए तो हिलेगी केवल, लेकिन कहीं कोई वो नहीं होगा। तो ये जो है अंतस्थ कहे जाते हैं, अर्ध स्वर कहे। अब छोटे छोटे दो और हैं, और फिर ये कह करके, समय है अभी मेरे पास भानुबेन? जी सर, 1:30 तक। नहीं, समय अभी मेरे पास कितना है? आधा घंटा है सर, आधा घंटा। हाँ, तो 15 मिनट मैं लेता हूँ, और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, सवाल के लिए फिर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है? जी जी सर। हाँ, क्योंकि हमारे मोबाइल में समय नहीं दिखा रहा है, इसलिए मुझे पता चल नहीं रहा। जी। तो मैं कह रहा था कि ये दो उच्चारण शास्त्र जो हमारा व्यंजन का है, ध्वनि का उच्चारण शास्त्र, उसके दो आधार में आपके सामने स्पष्ट कर चुका हूं, और दो आधार और जो छोटे हैं उनकी तुलना में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये भाषा का व्याख्यान है, और आप तो जानते हैं कि किसी चीज का शास्त्र जो होता है वो बड़ा नीरस होता है, ये आपको पता ही है। तो इसलिए थोड़ा सा धीरज आप बनाए रखें। तो अगला जो उच्चारण शास्त्र है ध्वनि का, वह प्राण के आधार पे, प्राण मतलब हवा के, हमारा जो प्राण है, हम प्राण कहते हैं, उसी को ऑक्सीजन कहते हैं, उसी को हवा लेना कहते हैं। और आप जानते हैं कि ध्वनियों के उच्चारण में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनमें कम प्राण लगता है, कम हवा लगती है, और कुछ ऐसे हैं, और हमको वैसे ही उच्चारण करना भी सिखाया जाता है।
और कुछ ऐसे हैं जिनके उच्चारण में अधिक हवा खर्च होती है, अधिक समय लगता है। तो ये ध्यान, उच्चारण में जितनी ज्यादा हवा खर्च होती है, जब ज्यादा हवा खर्च होती है तो वो महाप्राण कहे जाते हैं। जिनमें ज्यादा प्राण लगता है, जिनमें ज्यादा हवा लेनी पड़ती है, और जिनमें कम हवा लगती है, आपको कम मशक्कत करनी पड़ती है, आपके सांस को कम मशक्कत करनी पड़ती है, तो वो अल्प प्राण। और ऐसा नहीं है, जब हम दूसरी लिपियां अपनाते हैं तो लिखने में इसका ध्यान भी रखते हैं। जैसे जो हम कैसे हमको सिखाया गया है, हमको ऐसे सिखाया, क ख ग घ अंग। अब क ख ख को क्यों ऐसा, मतलब क तो हम जल्दी बोलते हैं, जब ख बोलते हैं तो अनुतान थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हवा का दबाव ज्यादा। क ख क्यों? क्योंकि ख जो है उसमें क में उसका महाप्राण ह भी लगा है, इसलिए अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो क को के लिखते हैं, लेकिन आप जानते हैं ख को हम क्या लिखते हैं? हम के यच लिखते हैं, ग को हम जी लिखते हैं, और घ की महाप्राणत्व की रक्षा के लिए हम जी यच लिखते हैं। उसका कारण ये, तो मैं ये कहना हूं कि बाकायदा इसके पीछे भी एक साइंटिफिक वो ध्यान दें यहाँ पे। तो क बोलते हैं, क में कम प्राण लगता है, और ख में उससे ज्यादा बल लगता है, और ग में कम लगता है, और घ में ज्यादा लगता है, अंग में कम लगता है। इसलिए हर वर्ण के वर्ग का जो पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण है वह अल्प प्राण है। जैसे क वर्ग में क ग अंग, इसी तरह से च वर्ग में च ज और य, ट वर्ग में ट ड ण, क वर्ग में क द और न, प वर्ग में प ब और म। ये अल्प प्राण। क्यों? क्योंकि इनमें हवा कम खर्च होती है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जैसा कि मैंने कहा कि हवा का बल ज्यादा लगता है, हवा की ताकत ज्यादा लगती है, वो महाप्राण है। तो उसके लिए भी नियम है कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वह महाप्राण होता है। ये ध्यान में आपको रखना है। जैसे कि ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, ठ और ध, फ और फ। ठीक है, आप बोल कर देख लीजिए, आप बोल के भी देखेंगे तो कल बोलते हैं, कल कल, खल होता है, ऐसे बोलना चाहिए, शुद्ध उच्चारण है खल। गल बोलते हैं और क्या है, घाल मेल होता है, घाल। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसका बड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें जो है इस तरह से, इस आधार पे कि हवा की मात्रा कितनी लगती है, उस आधार पर भी हमारे जो क्या कहते हैं ध्वनिका उच्चारण शास्त्र है, उसका एक विभाजन इस आधार पर भी है। ये ध्यान में रखना है। अंतिम जो विभाजन है वह घोष और अघोष पर है। अघोष, घोष का मतलब क्या है? अघोष का मतलब क्या है? घोष माने क्या होता है? घोष माने होता है गूंजना। घोष का अर्थ क्या है? गूंजना। तो क्या ऐसा है कि कुछ हमारे व्यंजन ऐसे हैं जो गूंजते हैं, और कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो गूंजते नहीं? हाँ है। इस आधार पे भी उच्चारण शास्त्र का एक वर्गीकरण है, और जिसको हम कहते हैं घोषत्व और अघोषत्व के आधार, घोषत्व और अघोषत्व के आधार। तो उच्चारण करते समय जो व्यंजन गूंजते नहीं,
खास गूंजते नहीं है। उनको क्या कहते हैं? उनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। वो गूंजते ज्यादा नहीं है। जैसे आपको बता रहा था कि फारसी से जो हमने क लिया है, अक बोलते हैं तो क गूंजता नहीं है। हमारा क और ख है उसमें, लेकिन जैसे आपने ग कहा तो ग में ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज गूंजने लगे, ग घ, उससे ज्यादा घ। और आप जानते हैं गंभीर भी इसी से बना है। तो ग घ अंग कहते हैं तो भी लगता है आवाज कुछ ज्यादा गूंज रही है अंदर। क्या कहते हैं? तो ग घ अंग में ज्यादा गूंजती है। तो आप ध्यान में रखें, हर वर्ण का, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है वह अघोष है। जैसे क और ख अघोष। च और छ बोलेंगे तो आवाज नहीं गूंजेगी, यह भी अघोष। ट और ठ बोलेंगे तो उसमें भी आवाज नहीं गूंजती, वो अघोष है। त और थ बोलेंगे तो उसमें भी आवाज नहीं गूंजती, वो भी क्या है? अघोष है। और प और फ बोलेंगे और फ बोलेंगे तो भी आवाज नहीं गूंजती, वो भी अघोष है। और स और श बोलते हैं तो भी आवाज नहीं गूंजती, वो सब अघोष। तो ध्यान में रखें कि इसमें आवाज गूंजती नहीं। लेकिन आपसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे व्यंजन हैं हिंदी के जिसमें की आवाज गूंजा करती, इनकी तुलना में ज्यादा आवाज गूंजा करती। आवाज गूंजने के नाते ही उनको क्या कहा जाता है? घोष कहा जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए ग, घ, ng, ज, झ, झ, इय, ड, ढ, 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 अड़, ग, घ, न, नह, ब, भ, म और मह। ये सारी की सारी जो व्यंजन ध्वनियां हैं, ये सारी की सारी व्यंजन ध्वनियां, ये सब घोष हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हिंदी भाषा का जो ध्वनि का उच्चारण शास्त्र है वह बहुत ही साइंटिफिक है। और जिनको तकलीफें होती हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ भाषा विज्ञान के अपने विभाग हैं वहाँ बाकायदा लैंग्वेज लैब है। लैंग्वेज लैब चलाने के लिए भी उसके लिए बाकायदा इसका जानकार आदमी होना चाहिए। मैं जिस हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ वहाँ भी चारों भाषाओं का एक लैंग्वेज लैब था, हिंदी का और गुजराती का, संस्कृत का और अंग्रेजी का। लेकिन कोई विशेषज्ञ उस लैब का विशेषज्ञ न होने के नाते अंत में धूल खाते खाते सड़ गया। और वो लैंग्वेज लैब सब उसके जो क्या कहते हैं माइक वगैरह थे, उसका जो क्या कहते हैं उसके जो उसका क्या कहते हैं उसको ध्वनि शास्त्र का जो उसको उसका नाम अंग्रेजी में इस समय नहीं याद आ रहा है मुझे। तो मैं कह रहा कि वो सारा का सारा एकदम बर्बाद है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी जगह लैंग्वेज लैब की स्थापना तभी की जानी चाहिए जब वाकई उसका विशेषज्ञ कोई वहां हो। तो वहां सीखने में हिंदी के जो स्वर का ध्वनि शास्त्र है, उच्चारण शास्त्र है स्वर ध्वनियों का, और जो व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण शास्त्र है, तो इसमें जो हिंदी बोलियों के बोलने वाले हैं जिनके उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ करते, और जो गैर हिंदी भाषी हैं, गुजराती मराठी के लोग हैं, बंगाली के लोग हैं, और फिर जो भारतेतर भाषी हैं जो अंग्रेजी जर्मन जापानी बोलने वाले लोग हैं, उनको बड़ी मदद मिल सकती है। हमें लगता है कि इस व्याख्यान के लिए, भाषा केंद्रित व्याख्यान के लिए इतना समय बहुत है। और मैं चाहूंगा कि जो प्रतिभागी मित्र हैं वो हमसे सवाल करें, अगर उनके मन में कुछ शंकाएं हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं।